हेलो स्टूडेंट। चालकता और मूलक चालकता और तुल्यांक की चालकता है वो बढ़ रहे थे। अब आगे है पढ़ेंगे कि जो चालकता है मूलक चालकता है उसके ऊपर तन्यता का क्या प्रभाव होता है यदि उसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो उसके बाद में उसकी चालकता या मूलक चालकता किस तरह परिवर्तित होगी, बढ़ती है या कम होती है, उसको पढ़ना है। अब चालकता जो होती है उसके कारणों की होती है, वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो उसके आयनों के कारण होती है कि जितने ज्यादा उसके अंदर वैद्युत अपघटित आयन होंगे उतनी ज्यादा उसकी चालकता होती है। तो अब टूटी गैस का चालकता एवं मोलर चालकता पर तरंगता का प्रभाव। बात करें चालकता की तो यदि विलयन को डाइल्यूट किया जाए, उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाया जाए तो विलयन को डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो चालकता में कमी होती है कि जब विलयन को किया जाए डाइल्यूट किया उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाया जाए तो चालकता कम हो जाती है। अब चालकता कम क्यों होती है, देखो कि मान लीजिए कि कोई पात्र था अपने पास और ये वैद्युत अपघटित आयन और यहां तक इसके अंदर जल भरा हुआ कि मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन था, विलयन था और छोटी सी माने कि मान लीजिए कितने आयन थे, 10 आयन वैद्युत अपघटित या 10 ने 100 मान कि 100 आयन इसके अंदर आयन। अब क्या किया, इसे डाइल्यूट किया। अब डाइल्यूट जब इसे करेंगे वो डाइल्यूट करने के बाद विलयन हो गया मान लीजिए 200 ml, 100 ml पानी और मिला दिया इसे, विलयन हो गया 200 ml और आयन अभी कितने हैं सेम ही आयन, वही आयन कि जल मिलाएंगे तो जल के कणों की संख्या वृद्धि होगी, यानी कि विलयन बढ़ गया। यहाँ कितना था 100 ml था तो मान लीजिए 100 ml और मिला दिया, कितना हो गया 200 ml। अब यहाँ 100 ml में कितने आयन है, 100 आयन है और यहाँ 200 ml में 100 आयन है तो फिर 100 ml में कितने आयन है 50 ही आयन है ना, क्योंकि विलयन कैसा है, कितना है 200 ml, 200 ml में 100 आयन है तो फिर 100 ml में 50 ही आयन है और यहाँ 100 ml में 100 आयन तो आयनों की संख्या यहाँ अधिक, तो अधिक है तो इसकी चालकता क्या होगी, अधिक। यानी कि जैसे ही विलयन को डाइल्यूट किया तो चालकता में कमी होगी। क्यों, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम, या तो 100 ml में 100 आयन थे या 200 ml में 100 आयन, इसके हिसाब से 100 ml में कितने 50 ही आयन, तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट गई, इसलिए चालकता के अंदर कमी। तो ध्यान रखें, यानी कि जैसे ही विलयन को डाइल्यूट करेंगे तो चालकता हमेशा कमी होती है क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात करें मोलर चालकता, यदि विलयन को डाइल्यूट किया जाए तो मोलर चालकता बढ़ती है या कम होती है, तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। यदि विलयन को डाइल्यूट किया जाए तो मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देखो क्योंकि लैम्बडा एम बराबर होती है कप्पा इंटू वी। मोलर चालकता किसके बराबर होती है, चालकता गुना आयतन। अब चालकता तो क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि कप्पा के मान पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पानी मिला रहे तो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आयतन में क्या हो रही है, बी के मान में वृद्धि। और इस कप्पा के मान में जितनी कमी होती है उस आयतन के मान में उससे ज्यादा वृद्धि होती है। कप्पा का मान तो कम होता है लेकिन आयतन का जो मान है वो कप्पा की वजह ज्यादा बढ़ता है, इसलिए लैम्बडा एम का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो लैम्बडा एम या मोलर चालकता जो होती है वो तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कप्पा के बजाय यानी चालकता के बजाय आयतन में अधिक वृद्धि होती है और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? मोलर चालकता के बराबर होता है। तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। अब कई बार देखा है कि मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है, डाइल्यूट करते जा रहे, लेकिन कई वैद्युत अपघटन की होती है अचानक से तेजी से बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दोनों के अंदर मोलर चालकता जो है अलग अलग प्रकार से परिवर्तित होती है। जैसे तो प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनका सामान्य तनुता के ऊपर भी लगभग 100% आयनन हो जाता है, ठीक है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का सामान्य तनुता पर 100% आयनन नहीं होता। इनका तो लगभग सामान्य तनुता भी 100% आयनन हो जाता है, इसलिए उसके बाद में यदि डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए लैम्बडा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो जहां इनका आयनन होगा वहां चालकता भी बढ़ेगी और वी भी बढ़ेगा, इसलिए वहां लैम्बडा एम अचानक से तेजी से बढ़ जाता है। देखो, क्योंकि लैम्बडा एम मोलर चालकता कप्पा इंटू वी के बराबर। अब डाइल्यूट करते जा रहे तो वी तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो लैम्बडा एम तो बढ़ ही रहा है। 100% लगभग आयनन हो लिया, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो बढ़ने वाला है नहीं। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है कि सामान्य तनुता के ऊपर 100% आयनन नहीं होता। कहां होता है? अनंत तनुता के पास। बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है तो उस समय इनका 100% आयनन हो जाता है। जहां 100% आयनन होता है वहां अचानक से लैम्बडा ये जो चालकता है वो इंक्रीज होती है। वी पहले इंक्रीज हो रहा था, दोनों का गुणनफल लैम्बडा एम अचानक से तेजी से इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वहां लैम्बडा एम या मोलर चालकता बहुत तेजी से बढ़ती है। ग्राफ समझते हैं मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य। ग्राफ बड़ा है लैम्बडा एम और सांद्रता का वर्गमूल, दोनों के मध्य आरेख खींचते हैं। यहां सांद्रता कितनी है? 0 है। अब क्या कर रहे हैं हम? सांद्रता को कम करते लेकर डाइल्यूट कर रहे हैं ना, पानी मिला रहे हैं तो सांद्रता क्या हो रही? कम होती जाए। सांद्रता कम लेके आ रहे हैं तो लैम्बडा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए इस तरह का ग्राफ, जैसे NaCl के लिए या KCl के लिए जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनके लिए ऐसा ग्राफ कि धीरे धीरे सांद्रता कम होती जा रही है, डाइल्यूट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए लैम्बडा एम का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल को देखा जाए तो धीरे धीरे इस तरह ग्राफ आ रहा है। लेकिन यहाँ अनंत तनुता के पास जब सांद्रता लगभग 0 हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी मिला दिया जाता है, वहां अचानक से तेजी से बढ़ता है और अचानक इतनी तेजी से इस तरह का ग्राफ आता है। यानी कि अनंत तनुता के पास से ये ग्राफ अचानक से मोलर चालकता क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ आने पर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ था दुर्बल, उसका लगभग 100% आयनन हो गया, और 100% आयनन हो गया तो कप्पा चालकता के मान में तेजी से वृद्धि हुई, वॉल्यूम पहले बढ़ रहा था तो लैम्बडा एम का मान अचानक से तेजी से बढ़ गया। तो इस तरह का ग्राफ आएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब यहाँ सांद्रता कितनी है? लगभग 0 हो गई। लगभग 0 हो गई तो ये अनंत तनुता होती, या फिर यहाँ इस सांद्रता के ऊपर जो मोलर चालकता होती है उसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता सांद्रता मान लीजिए वहां 0 हो जाती है, या अनंत तनुता के ऊपर जो मोलर चालकता होती है उसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, जिसे लैम्बडा एम अनंत के द्वारा दर्शाते हैं।
जैसे लैम्बडा एम अनंत क्या होती है, सीमांत मोलर चालकता होती है। तो सीमांत मोलर चालकता कहाँ होती है, जहाँ सांद्रता 0 हो जाती है या जहाँ अनंत तनुता होती है वहां पे। तो ये हो गया चालकता और मोलर चालकता के ऊपर तनुता का प्रभाव, इस तरह से वो परिवर्तित होती है। अब आगे बढ़ते हैं वैद्युत अपघटन के नियम। तो वैद्युत अपघटन के नियम, दो नियम दिए फैराडे ने दिए, दो नियम। तो क्या क्या है वैद्युत अपघटन के नियम? वैद्युत अपघटन के या फैराडे ने, पहला है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? देखो वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड काम में लेते हैं, जिससे बाह्य विभव बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा रहता है, एक तरफ एनोड लगा होता है, एक तरफ कैथोड लगा होता है। ये यहाँ वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव सिरे कैथोड की ओर पहुंचते हैं। तो धातु परमाणु कहां पहुंचते हैं? कैथोड की ओर, और वहां वो इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित होती है। तो इनकी कैथोड के ऊपर धातु क्या होती है? निक्षेपित होती है। तो कैथोड के ऊपर कितनी धातु निक्षेपित होती है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर कितना हमने आवेश प्रवाहित किया है। इस सेल से, इस बैटरी से क्या हो रहा है? इसके अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस कैथोड के ऊपर कितनी मात्रा में धातु निक्षेपित होगी वो डिपेंड करता है उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के ऊपर। और ये फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर प्रवाहित किया गया आवेश उसके कैथोड के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। कैथोड के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m जो कि समानुपाती होती है उसमें प्रवाहित किए गए आवेश q। यानी कि यहाँ m बराबर है कैथोड पर एकत्रित या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और q है सेल में प्रवाहित आवेश। या m बराबर लिखी तो w q, w है यहाँ वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। कौन सा है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब एक प्रवाहित किया गया जो आवेश होता है वो क्या होता है? उसकी धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है कि m बराबर w i, क्योंकि q बराबर होता है it। I है धारा और t है समय। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? उसमें प्रवाहित किया गया आवेश होता है, तो उसके बराबर होता है। अब किसी भी मान लीजिए पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? तो किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उस इलेक्ट्रोड में उसके कैथोड के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा हो सकती है, लेकिन कब? जब I कितनी हो? 1 एम्पीयर, और t समय कितना हो? 1 सेकंड। तो उसके अंदर जो धारा प्रवाहित कर रही है 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए यदि प्रवाहित की जाए तो उस समय m बराबर होगा w। यानी कि यदि किसी वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो उस समय कैथोड के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा हो उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हो बराबर। तो ये हो जाएगा। अब इस मान लीजिए हम W या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की यूनिट निकाले, इसका क्या मात्रा होगा? तो देखो m बराबर है WIT, और W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा m/I। अब m है कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, मात्रा किसमें होगी? ग्राम में होगी। I धारा है, धारा किसमें लिखी जाती है? एम्पियर में। एम्पियर ऊपर आएगा तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, समय सेकंड में होगा, ऊपर आएगा तो रेडियन सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि W या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। तो ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम। यानी कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर किसी आवेश को प्रवाहित करते हैं
तो कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। अब इस प्रथम नियम से हमें यदि कि न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहे, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए, तो कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर वैल्यू तो घटनी में CuSO4 का सॉल्यूशन भर रखा है। आयनिक होगा Cu+2 SO4 माइनस, ये पॉजिटिव तरह और नेगेटिव। कॉपर +2 कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। इधर SO4 माइनस को इलेक्ट्रॉन निष्कासन करेगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और कैथोड के ऊपर कॉपर धातु निक्षेपित हो जाएगी। अब कैथोड के ऊपर कितनी धातु निक्षेपित होगी? देखो, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर का निर्माण करता है, तो यानी कि 1 मोल कॉपर के निर्माण के लिए कितना आवेश? देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उस समय 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता हो 1 मोल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो यहाँ कितना आवेश चाहिए? 2 फैराडे आवेश चाहिए। यदि इसको 2 फैराडे आवेश दिया जाए तो 1 मोल कॉपर क्या हो जाएगी? कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगी। और 2 फैराडे कितना होता है? 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम, यानी कि 2 इंटू 96,500 कूलम यदि आवेश इस सेल को दिया जाए तब जाके 1 मोल कॉपर, और 1 मोल कॉपर होता है 63 ग्राम। यहां कह सकते हैं कि 2 इंटू 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर एकत्रित कैथोड पर एकत्रित कॉपर की मात्रा, कितनी मात्रा एकत्रित होगी? 63 ग्राम। यदि इसको केवल 1 कूलम आवेश दिया जाए तो कैथोड पर एकत्रित मात्रा 63/2 गुणा 96,500। अब आवेश इसको दिया कितना है वो तो लिखा नहीं, यहां लिखी है धारा और समय, और धारा और समय दोनों गुणनफल किसके बराबर होता है? आवेश के बराबर होता है। तो यहां लिख देंगे कि Q बराबर होता है IT, और Q बराबर 1.5 एम्पियर धारा, और T समय कितना? 10 मिनट है, और समय लेना किसमें है? सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर देगा, तो Q बराबर हो जाएगा 900 कूलम। यानी कि यहाँ कितना आवेश दिया गया है? इसे 900 कूलम आवेश दिया गया है। तो जब 900 कूलम आवेश प्रोवाइड करेंगे तो 63/2 गुणा 96,500 गुणा 900, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो कैथोड के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आ जाएगी। यदि यहाँ कॉपर की जगह Ag+ होता, जैसे AgNO3 होता, कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसमें हम आवेश प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर कितना आवेश चाहिए? कि Ag+ होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में जाता है, यानी कि 1 मोल Ag निक्षेपित करने के लिए कितना? 1 फैराडे आवेश चाहिए, क्योंकि यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो फिर 2 से गुणा नहीं कर रहे कि यहाँ कितना आवेश चाहिए? 2 फैराडे आवेश चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ये हो गया फर्स्ट नियम और इसका रहेगा। उसके बाद है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? देखो, मान लीजिए 2 वैद्युत अपघटनी है, इसमें अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे हुए हैं, ठीक है? 2 वैद्युत अपघटनी सेल, इन दोनों वैद्युत अपघटनी सेलों के अंदर समान धारा और समान समय के लिए प्रवाहित है। 2 वैद्युत अपघटनी सेल अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ बने हैं,
इनमें समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की गई, तो उसके बाद इनके कैथोड के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती। एम कौन है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। ई कौन है? तुल्यांकी भार। तो इनकी इलेक्ट्रोडों के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। जैसे इस प्रथम सेल के लेके तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा m1 समानुपाती होगी E1 की। दूसरे सेल के लिए m2 समानुपाती होगी E2 के। या आगे लिख दें जैसे m1 बराबर होगा E1 के और m2 बराबर होगा E2 के। या फिर m1 अपॉन m2 बराबर किसके होगा? E1 अपॉन E2। सरल लिख सकते हैं। अब हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा है, m बराबर होता है W Q या W I T। तो m की जगह लिख सकते हैं हम W I T लिख सकते हैं। अब समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की गई है, यानी कि I और T के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो चेंज किसमें होगा? पदार्थ की मात्रा में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके तुल्यांकी भार कितना उसमें I और T जैसे रहे, दोनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की है, तो m की जगह लिख सकते हैं WIT। तो m1 की जगह लिख सकते हैं W1IT और m2 की जगह लिख सकते हैं W2IT बराबर किसके? E1 अपॉन E2। IT से IT कैंसिल, W अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। या फिर कह सकते हैं कि जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो समानुपाती किसके होता है? तुल्यांकी भार। W समानुपाती किसके हो जाएगा? 1 के। जब समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया तो सेकंड नियम क्या है कि जब दो वैद्युत अपघटनी सेलों के अंदर समान धारा समान समय के लिए हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों के ऊपर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये हो गया फैराडे का सेकंड नियम। उसके बाद है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम देखो, कोलराउस नियम दिया सीमांत मोलर चालकताओं के लिए कि सीमांत मोलर चालकता किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम अनंत वो उसके धनायन की सीमांत मोलर चालकता और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता दोनों के योगफल के बराबर होती है। कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो आयनों में विभाजित होता है धनायन और ऋणायन में, तो उस धनायन की सीमांत मोलर चालकता और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता दोनों का योगफल उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सीमांत मोलर चालकता के बराबर होता है कि लैम्डा एम अनंत बराबर हो जाएगा लैम्डा पॉजिटिव अनंत प्लस लैम्डा नेगेटिव अनंत। या एक एग्जांपल है जैसे NaCl का, तो NaCl लैम्डा एम लैम्डा अनंत तो लैम्डा Na प्लस अनंत प्लस लैम्डा Cl माइनस के बराबर। तो ये है कोलराउस नियम। अब ये कोलराउस नियम कहां काम आता है? तो इस कोलराउस नियम के क्या क्या अनुप्रयोग, तो यह अनुप्रयोग इसमें किसमें काम आता है? जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में काम आता है, और एक है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी काम आता है। यानी कि इसका पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना, लैम्डा एम अनंत ज्ञात। जैसे कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है CH3COO जिसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इसकी सीमांत मोलर चालकता किसे? प्रबल वैद्युत अपघटन से ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें किसकी मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता पता होनी चाहिए। एक तो CH3COO एक NaCl की और एक HCl। यदि इन तीनों की सीमांत मोलर चालकता पता है तो CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते। देखो कैसे, लैम्डा CH3COOH अनंत लैम्डा CH3COONA अनंत प्लस
लैम्डा HCl अनंत माइनस लैम्डा NaCl। CH3 डबल लो Na प्लस किसको ऐड किया HCl की सीमांत मोलर चालकता H CH3 डबल लो, तो क्या हो गया CH3 डबल लो, यहां से Na यहां से Cl, घटा किसकी दी हमने NaCl। तो यदि इन तीनों की पता है तो किसकी पता हो जाएगी CH3 डबल लो H की पता हो जाएगी। तो किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की यानी इसी नियम के आधार पर आए, सिर्फ स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। तो CH3 डबल लो H की याद हो जाएगी यदि इन तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता पता है। तो इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी याद कर सकते हैं। तो और भी कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी सीमांत मोलर चालकता भी इससे ज्ञात की जा सकती है। तो उसमें इसका न्यूमेरिकल भी दिया है, फुल कर लें। उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करें। दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना। एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य का एग्जांपल लिया CH3 डबल लो H, आयनिक होके दे रहा है CH3 डबल लो माइनस प्लस H+। प्रारंभ में CH3 डबल लो माइनस कितना है मान लीजिए 1 मोल, उस समय आयन कितने हैं 0। उसके बाद वियोजन हुआ, तो वियोजन के बाद कि मान लीजिए H प्लस आयन कितने बढ़े अल्फा बढ़े, तो जितने H प्लस आयन बढ़ेंगे उतने क्या बढ़ेंगे CH3 डबल लो H माइनस डबल लो माइनस, तो ये भी कितना हो गया अल्फा। अब ये अल्फा किस में से कम हुआ एक में से, तो इससे कितना बचा 1 माइनस अल्फा। इसे 1 माइनस अल्फा लिखना ना कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब एक आयनिक होगा तो 2 बढ़ेंगे, तो एक ये बढ़ेगा एक ये बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा। उसके बाद C सांद्रता पर, तो C सांद्रता पर क्या हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये भी C अल्फा। अब 7वें पाठ के अंदर 11वीं पढ़ा था द्रव अनुपाती क्रिया या रासायनिक साम्य। तो द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। उत्पाद है CH3 डबल लो माइनस और H प्लस, और क्रिया कारक है CH3 डबल लो H, ये हो गया। तो के बराबर हो जाएगा CH3 डबल लो की सांद्रता C अल्फा, H प्लस की C अल्फा, CH3 डबल लो H की C 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये तो आ गया के। अब हमें ज्ञात क्या करना है वियोजन की मात्रा अल्फा। ये तो साम्य अवस्था स्थिरांक हो गया, वियोजन स्थिरांक हो गया, तो वियोजन की मात्रा अल्फा, अल्फा क्या होती है वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होती है C सांद्रता पर मोलर चालक, यहां लिखे हुए सांद्रता C सांद्रता पर मोलर चालक बटे लैम्डा एम अनंत अणुता पर मोलर चालकता या फिर सीमांत मोलर चालक, इन दोनों का जो अनुपात होती है वो वियोजन की मात्रा होती है। चाहे तो ये मान हम के में रख के भी सीधा ही सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए के बराबर या वियोजन का स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो C अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं लैम्डा एम C अपॉन लैम्डा एम अनंत का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम C अपॉन लैम्डा एम अनंत, तो के का मान हो जाएगा। तो वियोजन की मात्रा अल्फा भी याद हो जाएगी और वियोजन स्थिरांक के भी याद हो जाएगी। तो इस तरह से दुर्बल वैल्यू अपघट्यों के लिए अल्फा और के वैल्यू याद करते हैं।
तो ये सारे हो गए वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर। अब वैद्युत रासायनिक सेल भी पढ़ा था, लेकिन वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर हमने बैटरियां नहीं पढ़ी थी। तो आगे पढ़ेंगे बैटरियां। बैटरियां जैसे एक प्राइमरी बैटरी होती है, एक सेकेंडरी बैटरी होती है, दो तरह की बैटरियां होती है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में इसके बाद है बैटरी। बैटरी होगी कि यहाँ वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर बैटरियां हैं। तो ये बैटरियां क्या करती हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती हैं। दो तरह की बैटरी होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है, एक बार यूज किया दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, फेंक देंगे। जैसे घड़ी के, रेडियो के जो सेल होते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज उसे नहीं कर सकते हैं। तो एक बार डेड हो गए तो दोबारा वो चार्ज नहीं हो सकती। तो वो होती है प्राइमरी बैटरी। और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। एक बार डिस हो गए, मान लीजिए काम नहीं कर रहे, तो फिर उसे चार्ज कर देंगे, उसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अंदर वैल्यूज ऊर्जा उसे फिर रासायनिक ऊर्जा बदल देगी, तो वो वैल्यूज अपघटनी सेल की तरह कार्य करने लग जाएगा। फिर जब यूज करेंगे तो फिर वो वैल्यूज रासायनिक सेल की तरह कार्य करेगा। यानी कि वो होती है सेकेंडरी बैटरी, जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी कल के वीडियो में पढ़ेंगे।